अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और जैसे अब हम लोग बात करने लगे, हमारे पास जो आखिरी टॉपिक है लंग या हमारे जो रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी है, जो कि लंग ट्यूमर्स है। लंग ट्यूमर्स आपके पास इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि एक तो इसमें से एमसीक्यूज आते हैं, दूसरे एससीक्यू भी अक्सर औकात आ जाया करता है। ठीक है, आता बहुत सिंपल से, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन डेफिनेटली आपको आना चाहिए। खास तौर पर मॉर्फोलॉजी बस है जिसमें आपने गौर करना है। मैं आपको बताऊंगी सारे, मैं आपको पैथोजेनेसिस का भी एक नो हाउ दे दूंगी, क्योंकि बुक में ऐसे काफी लंबी सी उन्होंने ना पैथोजेनेसिस लिखी हुई, देख के बंदे को डर लग जाता है कि पता नहीं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ कुछ छोटी मोटी बातें जो आपके जहन में होनी चाहिए। अदरवाइज आपसे पैथोजेनेसिस में से कोई ऐसा सवाल नहीं आता। बेसिकली आपको जो चीज आनी चाहिए वो इसकी मॉर्फोलॉजी और क्लिनिकल फीचर्स, इसलिए ताकि आप डायग्नोसिस बना सकें। तो हम जगह देख लेते हैं कि इसमें क्या बातें। तो आपको देखिए, लंग कैंसर जो है वो बहुत ही मेजर टाइप ऑफ कैंसर है। तो लंग ट्यूमर्स किसी भी जगह के जैसे ट्यूमर्स होते हैं जो बिनाइन और मेलिग्नेंट दोनों तरह के होते हैं, तो बिनाइन लंग ट्यूमर्स ओनली 5% होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। और जो मेनली लंग ट्यूमर चीज है वो हमारे पास लंग कार्सिनोमा है, जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है, विच इज 95%, एंड इट इज वेरी मच कॉमन। ये अनकॉमन भी नहीं है, बिकॉज स्मोकिंग का बहुत ज्यादा रिवाज है, बहुत प्रेवलेंट है स्मोकिंग। तो स्मोकिंग की वजह से मैक्सिमम जो केसेस हैं वो लंग ट्यूमर्स और कार्सिनोमास के होते हैं। तो इस वजह से दिस इज वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, तो बिनाइन में जो आपको बताना चाहिए कि मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है वो हमार्टोमा है, जिसमें जो लंग में हो सकता है। लाइक उसकी डिटेल आपको आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इट्स फाइन। ये भी आपसे कोई भी नहीं पूछता, जो पूछते हैं वो लंग कार्सिनोमा ही पूछते हैं, जिसको हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि जो कार्सिनोमास ऑफ लंग आपकी बुक में एक छोटी सी उन्हें दी हुई क्लासिफिकेशन, ये पूरी क्लासिफिकेशन ही लिखी हुई मैंने, वो आपने बहुत पक्की सी याद करनी है। क्योंकि आपके पास मैक्सिमम टाइम पे जो एससीक्यू आते हैं वो सिंपल कहते हैं कि क्लासिफाई लंग ट्यूमर्स। उसमें उन्होंने इस तरह से दिया हुआ है कि एक हमारा एडिनोकार्सिनोमा है, फिर हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, फिर लार्ज सेल कार्सिनोमा। ठीक है, ये सारी टाइप्स है ना। और फिर आपके जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा है ना, ये बेसिकली न्यूरो एंडोक्राइन की टाइप में आता है। जो बुक में लिखा हुआ है ना, न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा, न्यूरो एंडोक्राइन का जाहिर सी बात है, नाम से पता चल रहा है कोई ऐसे ट्यूमर्स जो कि हार्मोन्स भी सिक्रीट करें, जो आपके बॉडी में एंडोक्राइन इफेक्ट देगी। ठीक है, तो न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की टाइप में आता है एक स्मॉल सेल कार्सिनोमा, और दो और आते हैं इसमें, लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन आता है एंड कार्सिनोइड ट्यूमर आता है। और उसके बाद आपके पास मिक्स्ड कार्सिनोमास आते हैं इन चारों के अलावा। ठीक है, एडिनो है, स्क्वेमस है, लार्ज सेल है, न्यूरोएंडोक्राइन है, फिर मिक्स्ड है, और उसके बाद आपके पास कुछ अनयूजुअल जो थोड़े बहुत होते हैं, बहुत वो वाले हैं। वो क्लासिफिकेशन आपको बिल्कुल ऐसे फिंगर टिप्स पे याद करना। इसमें दो, इसके अलावा दो तीन और नाम ही है, कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन वो आपकी क्वेश्चन आता होता है एज इट इज। जो इंपॉर्टेंट वाले हैं ना, उस इन सारों में से जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं वो ये चार है, ये जो हमने लिख ली है यहाँ पे। ये सारे वो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनको हमने आगे पढ़ना भी है, ताकि हमारे जहन में इनसे रिलेटेड बातें, जो नॉर्मली क्लासिफिकेशन एक डब्ल्यूएचओ ने दे दी है, वो उन्होंने ये कर दिया है कि एक कार्सिनोमा से उन्होंने सारे ग्रुप बना दिए स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का। ठीक है, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा एसएलसी एससीएलसी, और एक उन्होंने ग्रुप बना दिया नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का, ऐसे। वो इस वजह से क्योंकि जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमास थे, इनको जो जनरली जब देखा गया और स्टडी किया गया, तो जो उनकी ट्रीटमेंट थेरेपीज हैं और जो उनके क्लिनिकल फीचर्स हैं, उसके आउटकम के हिसाब से इनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। मेनली ये बात थी। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमास जो है ना, आपके बहुत स्लो स्लो से ये ग्रो करने वाली चीज होती है, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स ये लगा देते हैं। लेकिन ये जब भी डिटेक्ट होते थे ना, तो हमेशा ये मेटास्टेसाइज इतना ज्यादा कर चुके होते थे कि हाली ट्यूमर को हम सर्जिकली रिमूव कर दें तो वो उससे ट्यूमर ठीक नहीं होता। आपको पता है कि अगर हमारे पास एक ट्यूमर लोकलाइज्ड है, तो उसको हम अगर सर्जिकली सर्जरी करें और उस ट्यूमर को रिमूव कर दें, तो मैक्सिमम ट्यूमर की जो एक्सटेंट है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर एक ट्यूमर है जो मेरे पास पूरी बॉडी में मेटास्टेसाइज कर चुका है, वो लंग्स में गया, लंग्स से निकल के किडनीज में, लिवर में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, ब्लड में, लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसाइज किया हुआ है, तो मैं अगर उसको लंग में, वो प्राइमरीली था, शुरू लंग से हुआ था, तो लंग से रिमूव भी कर दूंगी, तो मेटास्टेसिस तो उसके सारे मेट्स तो रहेंगे। मेट्स जब तक रहेंगे तब तक कैंसर खत्म नहीं हो सकता। तो इसलिए जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा से इनकी वजह थी कि ये जब भी डिटेक्ट होते हैं तो ये मैक्सिमम मेटास्टेसाइज कर चुके होते हैं, तो खाली सर्जिकल रिजेक्शन से इनका गुजारा नहीं होता। इसके लिए हमें साथ कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, और स्ट्रॉन्ग कीमोथेरेपी यानी मेडिसिन जो आपकी हैं, एंटी कीमो, जो आपकी कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स हैं, उनसे इसमें फायदा होता है। जो नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमाज है, इसमें भी ये पैटर्न है मेटास्टेसिस का, क्योंकि ज़ाहिर है कार्सिनोमा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा भी होता है कि अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो जाते हैं, जब ये भी लंग में ही होते हैं, या फिर बहुत बहुत ही माइनर मेटास्टेसिस किया होता है। तो क्योंकि ये लंग में ही होते हैं, तो इसलिए हम लंग में न्यूमेक्टमी करके या फिर पूरा लंग रिमूव करके, या लंग का लोब रिमूव करके, लोबेक्टमी उसे कहते हैं, जो भी जरूरत होता है उस हिसाब से रिमूव करके ट्यूमर से जान छुड़ा सकते हैं। तो इस हिसाब से एक तो दो क्लासेस में, और फिर इनके कुछ अपने मजीद डिफरेंसेस भी थे। इनके डिफरेंसेस का भी एक टेबल बुक में गिवन है, वो भी आपने याद करना है, क्योंकि एक दो दफा वो भी एससीक्यू में आएगा, उसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं, मैं आपको साथ साथ बताती भी जाऊंगी कि क्या क्या बाकी डिफरेंसेस हैं। लेकिन जो मेजर बात थी ना, जो उनका कहने बेस बनी थी इनको दो में डिफ्रेंशिएट करने की,
वो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमास को उन्होंने इसलिए कर दिया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेटास्टेसाइज किए होते थे डिटेक्शन के टाइम पे, और जो बाकी सारे हैं वो नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमास में इसलिए क्योंकि ये आपके पास थोड़े से इजीली डिटेक्टेबल है, और दूसरी बात ये आपका न्यूरो एंडोक्राइन नेचर इतनी ज्यादा नहीं रखते, एंडोक्राइन हार्मोन्स इनमें बहुत ज्यादा एक्सक्रीट नहीं होते, जबकि स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा तो है न्यूरो एंडोक्राइन टाइप, तो यहाँ पर हार्मोन्स भी बहुत रिलीज होते थे, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि हार्मोन्स रिलीज होने की वजह से आपको पता है कि आपको याद होगा आपने अपनी जनरल पैथोलॉजी में पढ़ा होगा एक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स का कॉन्सेप्ट। पैरानियोप्लास्टिक का मतलब ये होता है कि अजीबो गरीब किस्म की मैनिफेस्टेशन बॉडी में से आना जो असली कैंसर की होनी नहीं चाहिए, कि अगर मेरे पास लंग में कैंसर है तो मेरे पास किडनी का कोई हार्मोन इंक्रीज होना बनता नहीं है ना, क्योंकि कैंसर लंग में है तो किडनी से उसका क्या ताल्लुक। तो अगर ऐसा हो जाए कि लंग के कैंसर की वजह से किडनी का कोई हार्मोन, किडनी से मुराद है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, किडनी से मुराद किडनी नहीं होती है, एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन से ट्रीट करते हैं, तो अगर एड्रीनल ग्लैंड का कोई हार्मोन ज्यादा हो जाता है इसका मतलब होता है कि सम पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम इज गोइंग ऑन, कि जो नियोप्लाज्म है एक्चुअल उसके साथ साथ का कोई सिंड्रोम चलने लग गया। तो कोई कोई कैंसर ऐसे होते हैं जो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स करते हैं, जिनमें से आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा भी एक है, ठीक है जी। तो बहरहाल इसकी कुछ वजह थी, काफी टाइम इसमें लग गया। अभी हम जरा आगे चलते हैं, थोड़ी सी पैथोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। एक तो आपने ये याद रखने के जो दोनों एस से रिलेटेड कैंसर है ना, 4 ये इंपॉर्टेंट वालों के नाम याद रखने हैं। जो दोनों एस से रिलेटेड है इनका स्मोकिंग से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन है, बाकियों का भी है। स्मोकिंग के साथ एसोसिएशन सब लंग कैंसर्स का होता है, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट कौन किसके, दोनों एस वाले, एस फॉर स्मोकिंग, एस फॉर स्क्वेमस सेल, एस फॉर स्मॉल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। उसके बाद हमारे पास जो अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से ये कैंसर डेवलप होते हैं, तो जाहिर सी बात है कैंसर कभी भी जेनेटिक म्यूटेशन के बगैर डेवलप नहीं होते, और आहिस्ता 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 स्टेप वाइज एक्यूमुलेशन ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन आती है। एक जीन के म्यूटेट होने से भी ये लंग कैंसर नहीं बनता, एक होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, सेट ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन चाहिए होती है तब जाके आपका लंग कैंसर डेवलप होता है। अब एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो हमारी स्टडीज है उनसे पता चला है कि एक आपको पता है कि बहुत सारी हमारी बॉडी में ऐसे जीन्स प्रेजेंट है जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं। ट्यूमर सप्रेसर का मतलब ये होता है कि जब भी वो देखते हैं कि कहीं कोई जो डिवीजन है, कोई सेल डिवीजन, कोई भी ऐसी चीज, कोई एक्टिविटी सेल के अंदर जो चल रही है वो एबनॉर्मल हो रही है, तो वहीं पर उसको खत्म कर देते हैं, वहीं पर उसको सप्रेस कर देते हैं, इससे पहले कि वो कुछ बन ना जाए, ठीक है। तो वी हैव अ लॉट ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स इन आवर बॉडी, ठीक है, जो मुख्तलिफ तरह के हैं, उनके कोई उनमें बड़े हैं, कोई छोटे हैं, लेकिन हैं काफी सारे। अगर इनमें से कोई ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है वो खराब हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी एक्टिविटी गलत चल रही होगी, अगर मेरे पास सेल में एक सेल ने 2 में डिवाइड होना था और वो 2 के बजाय 4 में डिवाइड हो रहा है, इसको अगर चेक करने वाला, इसको देखने वाला कोई नहीं होगा, और जो देखने वाला था ये ट्यूमर सप्रेसर जीन था वो खुद खराब हो गया, तो जाहिर सी बात है सेल तो 2 के बजाय 4 में डिवाइड होता रहेगा, 4 में डिवाइड होगा तो कोई ना कोई मसला बन जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास देखा ये गया था कि जो आपकी क्रोमोसोम होता है, ये आपका एक क्रोमोसोम है, मैंने आपको बताया था कि इसकी शॉर्ट आर्म को पी कहते हैं और लॉन्ग आर्म को क्यू कहते हैं। तो थर्ड क्रोमोसोम की जो पी आर्म थी, यानी ये वाली आर्म, इस पे आपका जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है सबसे पहले देखा गया था कि वो म्यूटेटेड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम में, ठीक है। मतलब एक पैथोजेनेसिस का पैटर्न बता रही हूँ किस तरह से आपकी म्यूटेशन जो है वो आती है। सबसे पहले वो म्यूटेटेड हुआ, ठीक है। म्यूटेटेड क्यों हुआ, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हो सकता है कि स्मोकिंग जो टोबैको स्मोक है उसके अपने अंदर कितने कार्सिनोजेंस हैं, उनकी वजह से ऐसी म्यूटेशन आ गई हो, क्योंकि बेसिकली जो स्मोकिंग है ना वो आपका करती तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन वाला एक चक्कर ही है। स्मोकिंग में बहुत सारे आपके इरिटेटिंग एजेंट्स होते हैं, टोबैको स्मोक में बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, तो वो जो इरिटेटिंग एजेंट्स है ना वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन करना, जब ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है ये इटसेल्फ एक कार्सिनोजेनिक इनिशिएटर बन जाते हैं, क्योंकि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में देयर इज सबसे पहले डिस्ट्रक्शन, फिर हीलिंग, फिर डिस्ट्रक्शन, फिर हीलिंग, और जो हीलिंग है वो पूरी नहीं होती, तो रैपिड सेल टर्नओवर हो रहा होता है, सेल तेजी से जा रहे होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जाते हैं। ये चीज सेल के अंदर जेनेटिक म्यूटेशन बहुत फेवरेबली कर सकती है, तो इसलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इज इटसेल्फ अ थिंग जो कि आपको लेके जा सकती है टुवर्ड्स एनी कैंसर डेवलपमेंट, अगर बाकी चीजें भी सुटेबल हो। अब जाहिर है कार्सिनोजेंस और भी हैं, तो जाहिर है आपकी यहाँ पर कैंसर डेवलपमेंट हो सकती है। तो बहरहाल सबसे पहले आपके देखा गया कि शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम 3 जो है उस पर जो जीन था पहले वो म्यूटेटेड होता है, उसके बाद आपका TP53 की म्यूटेशन आ जाती है, KRAS की आ जाती है। TP53 को मैं दोबारा तो बताऊंगी नहीं क्योंकि ये आपका ट्यूमर सप्रेसर है, बहुत दफा आपने सुना हुआ है। KRAS भी आपका ऐसा ही है, तो इसलिए उन्होंने देखा ये कि एक लेवल ऑफ म्यूटेशंस चाहिए होती हैं, बहुत ज्यादा पहले म्यूटेशंस आ चुकी होती हैं। एक कहते हैं ना, एक पहले फसल को तैयार करने से पहले जमीन तैयार करनी पड़ती है। पहले जब भी हमने एक फसल उगानी होती है तो उसके लिए जमीन तैयार करनी पड़ती है। तो अब ये समझ लें कि पहले जमीन पूरी एक जरखेज तैयार की जाती है, वहां पर जब लंग में एक पूरी जरखेज जमीन तैयार हो जाती है उसके बाद एक मजीद सिंगल म्यूटेशन आपका कैंसर
डेवलप कर देती है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक दफ़ा एक बंदे ने स्मोकिंग की, पहला ही जीन जो है म्यूटेटेड हुआ और एक जीन के म्यूटेट होने से पूरा कैंसर डेवलप हो जाए। इट नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट्स ऑफ म्यूटेशंस, ठीक है। एक पूरी जरखेज फसल तैयार होती है, इसको हम फील्ड इफेक्ट कहते हैं, इसका नाम भी ऐसे ही हमने रखा है कि सब बहुत सारी स्टेप वाइज एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटाजेंस, और बहुत सारे म्यूटाजेंस जब आके वहाँ एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस कर देंगे तब जाके आपके पास कैंसर डेवलपमेंट होती है। फिर ये देखा गया कि कुछ एडिनोकार्सिनोमास ऐसे भी थे जिसमें स्मोकिंग का ताल्लुक नहीं था, और वहां पर आपके पास एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है ना वो म्यूटेटेड था। अब एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर नाम से पता चल रहा है कि ग्रोथ फैक्टर है ये, ठीक है, मतलब ग्रोथ फैक्टर का एक रिसेप्टर है। अब ग्रोथ फैक्टर के जो रिसेप्टर होते हैं वो भी एपिडर्मल यानी कि कोई एपिथेलियल लाइनिंग का ये ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर है। तो इसका मतलब ये कि ये कोई ऐसी चीज है जो कि ग्रोथ को प्रमोट कराता है, और इसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो हो सकता है ग्रोथ एबनॉर्मल होने लग जाए, तो जाहिर सी बात है कि इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा। तो ये एक्चुअली यही सीन होता है कि EGFR आपका बेसिकली एक टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर है जो कि RAS और P13 के हमारे पास दो पाथवेज है जिनको इसने स्टिमुलेट करना होता है, और वही बात है कि इसमें म्यूटेशन आएगी तो आपको एबनॉर्मल टर्नओवर ऑफ सेल्स शुरू हो जाता है। अच्छा, सिर्फ ये अकेला म्यूटेटेड नहीं होता, मैंने वही बात की कि इसके साथ एसोसिएटेड हमेशा KRAS की और दूसरी तीसरी म्यूटेशंस होती हैं, और कुछ माइनर भी जीन्स ऐसे हैं जो म्यूटेटेड हो सकते हैं कैंसर्स में, विच कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा। क्योंकि सिर्फ स्मोकिंग तो एक आपके पास चीज़ नहीं है ना, नॉन स्मोकर्स में भी कैंसर हो जाता है, और नॉन स्मोकर्स में एक बड़ी वजह ये होती है, ये याद रखना है आपने, EGFR जीन। फिर आपको देखिए स्मोकिंग का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन, आप एक्टिव स्मोकर हो, देखा ही गया कि सबसे ज्यादा जो लंग कैंसर डेवलप होते हैं वो एक्टिव स्मोकर्स या फिर जिन्होंने अभी भी स्मोकिंग छोड़ी होती है उनमें डेवलप होते हैं, और नॉन स्मोकर्स में कम होते हैं लेकिन होते सही हैं। और आपके पास कार्सिनोजेंस जैसे आपकी एस्बेस्टोस है, हमने बात की थी एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको मीजोथीलियोमा हो जाता है। इसी तरह आपके पास यूरेनियम माइंस में काम करने वाले, निकल में काम करने वाले जो निकल की माइंस होंगी, या फिर और आपके पास इस तरह के एफ्लाटॉक्सिन्स का तो इतना नहीं है, खैर एसोसिएशन है ऐसे ही। तो ये जो आपके पास चीजें होती हैं ये आपकी जब मिल जाती हैं फिर तो बहुत ज्यादा इफेक्ट कॉज करती हैं। अगर एक आपके पास सिंपल एस्बेस्टोस का बंदा है ना जो इंडस्ट्री में काम करे तो उसमें एक नॉर्मल बंदे से 5 टाइम्स ज्यादा चांस होगा कैंसर होने का, लेकिन अगर एक स्मोकर है जो एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो उसमें नॉर्मल बंदे से 55 टाइम्स ज्यादा चांस है कैंसर होने का। तो मतलब ये कि जब चीजें आपस में ऐड ऑन हो जाती हैं तो फिर तो इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर तब भी कार्सिनोजेंस के होने के बावजूद भी हर बंदे को कैंसर नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारी जिंदगी सिगरेट भी पीते हैं, जो सारी जिंदगी इंडस्ट्रीज में काम भी करते हैं इस किस्म के, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होता क्योंकि कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी बीच में रोल प्ले कर रहे होते हैं। आपके पास कभी ऐसा होता है कि कुछ कार्सिनोजेंस को ना जब आपके लंग में आ जाते हैं तो उन्हें एक्टिव होने के लिए आपकी बॉडी के इंजाइम्स की जरूरत होती है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास वो इंजाइम्स बहुत रेडिली अवेलेबल होते हैं, तो जैसे ही कोई कार्सिनोजन आता है वो एक्टिव हो जाता है और आपका कैंसर की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें वो इंजाइम्स नहीं होते, तो सारी जिंदगी भी वो करते रहे ऐसा कुछ तो उनको कैंसर डेवलप नहीं होता है। एंड ये वही वाली बात है कि P450 मोनोऑक्सीजनेस सिस्टम आपका इंजाइम सिस्टम है जो बहुत सारे कार्सिनोजेंस को एक्टिवेट करता है। जिन लोगों में इसकी ऐसी फॉर्म्स अवेलेबल हैं जो जल्दी एक्टिवेट करती हैं कार्सिनोजेंस को, उनमें कैंसर डेवलपमेंट जल्दी हो जाती है। तो मतलब मल्टीपल जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व है कैंसर की डेवलपमेंट में। एंड ओवरऑल वही बात है कि इट इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल टाइप ऑफ डिजीज जो किसी एक चीज़ की वजह से नहीं होती, एक जीन के म्यूटेट होने की वजह से नहीं होती। इसमें आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, आपकी अपनी डाइटरी तरीके हैं, और आपका अपना जेनेटिक म्यूटेशन का सेटअप है, और उसके साथ फिर आपकी जब म्यूटेशन एक्यूमुलेट होती है तो इट लीड टू डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा। बाकी अगले पार्ट में कहते हैं कोई मसला हो कि ना। थैंक यू।